नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का जो खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए जो दिन भर की आज की अपडेट है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इस अपडेट की अगर हम बात करें तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण मामले हैं, क्योंकि आज सरकार और कांग्रेस दोनों में जो एक तरह से घटनाएं चल रही थी। मुख्यमंत्री शिमला में थे और सुबह ही आए थे परमार जयंती के कारण। उसके बाद पीटरहॉफ में एक कार्यक्रम था, रादर दो कार्यक्रम थे, एक पर्यटन विकास निगम का भी था और उसके बाद एक संघ की बैठक के लिए बीच में से गए और फिर रिज पे जो 75 साल वाले कार्यक्रम थे वो साथ में थे। लेकिन इन सारे कार्यक्रमों के साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट जो आपके साथ साझा करनी है उसकी बात कर लेते हैं और वो है जो सरकार के अलावा बाकी मामलों को लेकर जो आज घटनाएं हुई हैं उनकी। आज अगर सबसे पहले उन पॉइंट्स पे बात कर लें जिनको लेकर आज हम आपके साथ रूबरू हुए हैं और जिनकी जानकारी आपको देनी है, क्योंकि पूरे दिन भर की घटनाएं इसमें डिस्कस हम कर लेते हैं। कर्मचारियों से आज मुख्यमंत्री ने एक सवाल पूछा है और ये सवाल पूछा जब एचपीटीडीसी का एक कार्यक्रम पीटरहॉफ में रखा गया था। उस पीटरहॉफ में कार्यक्रम, क्योंकि वो भारतीय मजदूर संघ बीच में उसमें कनेक्टेड था और इसी कारण वहां आप ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल कंफर्ट के बीच में ये कार्यक्रम था, जिसके कारण वहां जो सवाल एक पूछा जाना था या पूछा गया वो हम आप सबके साथ आज शेयर करना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन ऐसी है या नहीं, और बाद में फिर इसको लेकर आपसे रिप्लाई भी लेंगे कि ऐसा सच में है कि नहीं। और वो सवाल क्या है कि जितनी मांगे मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों की आई हैं, चुनावी वर्ष में कई तरह की चीजें रहती हैं, कुछ चीजें पूरी हो पाती हैं, कुछ पूरी नहीं हो पाती। फिर उनके बीच में जो ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल है सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन को लेकर, आत्मसंतोष को लेकर। इस सवाल को लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ मुख्यमंत्री ने आज ना केवल बात की जो ओल्ड पेंशन को लेकर, क्योंकि सवाल पूछे थे तो जवाब भी आना था, और उसके साथ जो महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह भत्ता कांग्रेस ने एक वादा किया है, खासकर नेता प्रतिपक्ष ने, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया, उसमें भी जवाब आया। और इन सारी चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह हुई कि जो सवाल क्यों आखिरकार कर्मचारियों से करने की नौबत आई है वो भी बात करेंगे। इसके साथ अगली बात, जेबीटी पे एक फैसला राज्य सरकार से आ गया है। मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट ने रुकी हुई भर्तियों को लेकर डिस्कशन किया था और जब ये बैठक पिछले कल हुई कैबिनेट की, उसमें ये सारे मामले रखे गए थे। उसमें प्री नर्सरी भर्ती का भी था, यानी कि एनटीटी भर्ती का भी था, और कैबिनेट को लेकर भी जो जेबीटी को लेकर भी डिस्कशन हुआ। इस डिस्कशन के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। आज पहला नतीजा जो फाइल वापस एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल गई है वो जेबीटी की है और इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एनटीटी को लेकर, यानी कि प्री नर्सरी टीचर को लेकर क्या हुआ है वो हम आगे जानकारी देंगे। हिमाचल में हर घर तिरंगा कैंपेन आने वाला है, लेकिन दिल्ली से फटे तिरंगों की सप्लाई आने के कारण एक हड़कंप मचा हुआ है और उसके बाद राज्य सरकार ने क्या स्टेप उठाया है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। सीएम दिल्ली क्यों जा रहे हैं ये बात करेंगे। बीजेपी में क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा सरकार में होगा या संगठन में होगा वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि आज फिर से संघ की समन्वय बैठक थी। कहां हुई, कौन कौन इसमें था वो बात करेंगे। और दोबारा से कोर ग्रुप की दोबारा बैठक बुलाई गई है और 28 जुलाई के बाद ये बैठक दोबारा अब 9 तारीख को होने वाली है। तो ये घटनाएं जो चल रही हैं ये अपने आप में कुछ संकेत दे रही है। इसके बाद अगली बात करेंगे और वो है वित्तीय मसलों पे। आज चीफ सेक्रेटरी ने बैठक की है फाइनेंस के मैटर्स पे। सेक्रेटरी फाइनेंस दिल्ली में है, वो क्या करने गए हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने आज बैठक ली है फाइनेंसिस के मामले में और कैबिनेट में जो डायरेक्शन दी गई थी, कल मैंने आपको 9 बजे बताया था, उसके बाद के ये रिपरकशन सामने आ रहे हैं और इनसे ही उम्मीद ये लग रही है कि बहुत से मसले अगस्त के महीने में ही सॉर्ट आउट होने वाले हैं। लेकिन अगली बात है वो ओपीएस की कमेटी आज नोटिफाई हुई। कल हमने आपको सबसे पहले 6 बजे इसकी जानकारी दी थी, 9 बजे विस्तार से बताया था। आज उसी अनुसार, उन्हीं नामों के अनुसार नोटिफिकेशन हो गई, क्योंकि फाइल कल ही चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को मिल गई थी सीएम ऑफिस से। और आज जो है नोटिफिकेशन के बाद जब 2 अफसर इसमें शामिल किए गए, एक आईएएस अधिकारी और एक एचएएस अधिकारी, ये दोनों क्यों शामिल किए गए इसकी भी आपको वजह बताएंगे कि रीजन क्या है, क्यों डीसी मंडी अरिंदम चौधरी और जो एडीएम भरमौर हैं निशांत ठाकुर, उनको ही इस कमेटी में शामिल किया गया है और अफसरों को क्यों नहीं किया गया, या इन अफसरों का चयन क्यों हुआ।
बिजली बोर्ड में क्या सहमति बनी है वो बात करेंगे। जूनियर शब्द हट रहा है, बाकी चीजों को लेकर क्या डिस्कशन हुआ है। पर्यटन निगम में एचपीटीडीसी में क्या छठा वेतन आयोग मिल जाएगा वो भी बात करेंगे। आज बैठक थी। थर्मल स्कैनिंग कहां से दोबारा शुरू हो रही है। कल एक साथ दो प्रदर्शन शिमला में क्यों होने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन है ये दोनों ही, एक कांग्रेस का है एक बागवानों का है जो लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थक एक तरह से हैं, और ये दोनों क्यों हो रहे हैं ये भी आपको आगे बात बताएंगे। कोविड रिपोर्ट की बात करेंगे और साथ में जो मॉनसून का अलर्ट है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक जो आग्रह हम आप लोगों से करते हैं हर लाइव बुलेटिन के दौरान, उसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे। और वो आग्रह ये है कि आप लोग जो लाइव अभी जुड़े हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं, एक बार इस स्ट्रीम को साझा कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जाए और लोगों को भी इसके बारे में जो है वो जानकारी एक तरह से उनके अगर काम की हो तो उनको मिल पाए। लेकिन अब इसके बाद अगली एक एक चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड की रिपोर्ट की, फिर मौसम पे आएंगे। और अगर हम कोविड की रिपोर्ट की बात करें तो रिकवरी इंप्रूव होने के बाद थोड़ा फर्क हिमाचल में पड़ा है। हालांकि उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हिमाचल में कोविड की बंदिशों की तरफ को हम जा रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्टिंग अभी चल रही है उस रिपोर्टिंग के मुताबिक सिचुएशन अंडर कंट्रोल अभी लग रही है। हालांकि डेथ लगातार मामले आ रहे हैं, आज भी एक डेथ का मामला था, लेकिन 6,566 टेस्ट आज होने के बावजूद 791 नए केस मिले हैं आज, और 844 जो है वो लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी लगभग बराबर चल रही है। 22 जो पेशेंट हैं आज एडमिट हुए हॉस्पिटल्स में, इसलिए हॉस्पिटल्स में एडमिशन की संख्या 100 पार कर गई है। 101 लोग अब टोटल हो गए हैं जो इन हॉस्पिटल्स में कोविड के कारण पॉजिटिव हैं और दाखिल हैं। ये 101 संख्या हो गई है, लेकिन 12 पेशेंट आज रिलीज हुए हैं हॉस्पिटल से क्योंकि वो रिकवर कर गए थे। टोटल एक्टिव केसेस 5400 के आसपास हैं, ये 5500 पे चले गए थे, बीच में फिर कम भी हुए तो 5400 अभी हैं। और आज एक डेथ हुई है तो टोटल डेथ जो है वो 4151 हो गई हैं। अगर हम आज की ओवरऑल फिगर की बात करें पूरे जिलों की, जो जिलों की हैं, तो एक जल्दी आपको ये बता दें 791 जो आज टोटल मामले हैं, इनमें से 161 कांगड़ा में हैं, 160 जो है वो शिमला में हैं और 127 मंडी में हैं। 3 जिले टॉपर हैं। अगर हम बात करें 5400 एक्टिव केसेस की तो उनमें 1217 कांगड़ा हो गया है, सबसे ज्यादा यही है। और उसके बाद 965 मंडी है और 919 शिमला है। बाकी कोई जिला 1000 के आसपास या 1000 से ऊपर नहीं है। डेथ की बात करें तो आज एक डेथ सिर्फ रिपोर्ट हुई है और इस एक डेथ में शिमला में 55 ईयर के मेल हैं। इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज था। किडनी के मामले में आपको पता है रिकवरी कम रहती है, तो ये इनकी डेथ आज इस मामले में हुई है। इसके बाद अगली बात करें तो अब मामला जो है अगला आपके साथ डिस्कस करने के लिए मॉनसून के अलर्ट का है। मॉनसून का लॉस एकदम जो जितना की है वो अभी चल ही रहा है, लेकिन उस लॉस के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 3 दिन के लिए फिर से अलर्ट दिया गया है और ये अलर्ट जो है बारिश और बाकी चीजों को लेकर है। और इस अलर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में अभी 3 दिन तक जो हैवी रेन है उसकी प्रेडिक्शन अभी की गई है और यह सिलसिला बारिश का वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम जो अब तक हुए मॉनसून के कारण जो लॉस हुआ है उसकी बात करें, आज भी 2 लोग पौंग डैम में डूब गए, 7 गोविंद सागर में डूबे थे और कुछ दिनों के बाद ये पौंग में फिर से इंसिडेंट हो गया। 3 नई मौतें रिकॉर्ड हुई हैं, 156 टोटल डेथ हो चुकी हैं और 45 सड़कें अभी भी बरसात के कारण बंद है, 21 ट्रांसफार्मर ठप हैं। अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट इसी तरह से जारी है और अगर मौसम अब आगे ऐसे ही रहा तो इसका अब सेब सीजन पर भी असर पड़ना शुरू होगा। इसके बाद बात करेंगे कल 2 प्रदर्शन जो होने वाले हैं उनकी। पहला तो प्रदर्शन है कांग्रेस का और ये गवर्नर हाउस के बाहर होगा। कांग्रेस जो है जो ईडी के दुरुपयोग की शिकायत बड़े दिनों से कर रही है और अब क्योंकि जो ईडी ने दिल्ली में जो यंग इंडिया का दफ्तर था, जो कांग्रेस के ऊपर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर केस बनाया है, उसको सील कर दिया था। आज उसको जो सील करने के बाद, आज उसको खोलने के बाद फिर से एक तरह से चीजें जो हैं उसमें जो एक प्रक्रिया रहती है जांच की वो पूरी की है। लेकिन इसी के खिलाफ, दुरुपयोग के खिलाफ और महंगाई जो बेरोजगारी उसको ऐड करते हुए ये प्रदर्शन होगा। इसमें कांग्रेस के सभी बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं और कल गवर्नर हाउस के बाहर ये सारा होने वाला है। दूसरा है कि जो बागवानों का है और वो सेब बागवानी के जो मसले हैं, आज इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई हुई थी।
लेकिन इस बैठक में जो दूसरा धड़ा है वो नहीं आया। जो आज सीएस की बैठक थी उसमें जो एपीएमसी के चेयरमैन नरेश शर्मा, जो भाजपा नेता चेतन बरागटा और जो सुभाषिष पांडा हैं, बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी, कृषि सचिव राकेश कंवर, एचपीएमसी और हिमफेड के लोग भी इसमें थे। लेकिन जो दूसरे ग्रुप है जो जिन्होंने कॉल दी हुई है कल धरना प्रदर्शन की, वो इसमें शामिल नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि कल सचिवालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया है और ये लोग जो है उस प्रदर्शन में अब आने वाले हैं। आज इस बैठक के बाद जो नरेश शर्मा और ये चेतन बरागटा हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग नहीं आए बैठक में उनका मकसद सेब बागवानों का हित नहीं है, उनके मसले सुलझाना नहीं है, वो सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए ये कल सीधे प्रदर्शन में आ रहे हैं, आज इस बैठक में नहीं आए। इसी वजह से जो ये कल अब सचिवालय के बाहर क्या होगा वो बात अलग है। हालांकि जो दूसरे धड़े के लोग हैं उसमें जो हरीश चौहान हैं, उन्होंने कहा कि उनको इस बैठक के लिए बुलाया ही नहीं गया था, इसलिए वो नहीं आए, जबकि सरकार ने कहा था कि हमने बुलाया था और उसके बावजूद भी ये नहीं आए। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हैं हरीश चौहान, इन्होंने कहा कि इनको बुलाया नहीं गया था इसलिए ये नहीं आए। तो ये दो प्रदर्शन कल शिमला में होने वाले हैं, जिसको लेकर कल की एक्टिविटी शिमला की रहने वाली है। लेकिन इसके बाद अगर हम थर्मल स्कैनिंग की बात करें तो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है और ये व्यवस्था शुरू हो रही है स्कूल के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, 9 अगस्त से शायद शुरू हैं, उसमें शुरू हो रही है और उसमें फिर आगे किस तरह से बात होगी वो आगे देखेंगे। लेकिन जो थर्मल स्कैनिंग है ये जहां भी ये स्कूल के एक तरह से टूर्नामेंट होंगे, उसमें टूर्नामेंट में जो बच्चे आ रहे होंगे उनको लेकर ये थर्मल स्कैनिंग है और ये एक तरह से जरूर कर दी गई है। जिसमें सिम्टम होंगे, बुखार होगा, टेम्परेचर होगा, फिर उसको जो है उसमें नहीं आने दिया जाएगा। ये इसमें जो व्यवस्था स्कैनिंग के कारण लागू की जा रही है। स्कैनिंग के बाद अगली बात करें तो वो मसला है अब पर्यटन निगम में नए वेतन आयोग का, और ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आज एचपीटीडीसी के साथ बैठक थी और एचपीटीडीसी के साथ दरअसल भारतीय मजदूर संघ कोई संगठन जो था उनके बीच में ये बैठक करवाई गई थी और ये मुख्यमंत्री इसमें मौजूद थे। ये एचपीटीडीसी के कर्मचारी थे और पीटर हॉक में ये बैठक हुई। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि छठा वेतन आयोग एचपीटीडीसी कर्मियों को देने पर विचार करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो ये बोर्ड कॉर्पोरेशन में पहला एक तरह से मामला हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो बड़े बोर्ड हैं, एचआरटीसी, बिजली बोर्ड, क्योंकि जिनमें ज्यादा कर्मचारी हैं उनको लेकर चर्चा रहती है। लेकिन एचपीटीडीसी से शुरुआत हुई तो फिर बाकी लोगों को लेकर भी ये क्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद बाकी लोगों को भी इस बारे में जो लाभ है वो मिल सकता है। लेकिन इसके बाद अगली बात करते हैं बिजली बोर्ड की, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभी धरने पर थे और धरने के बाद इनको जब इनके साथ बैठक हो गई मैनेजमेंट के साथ तो फिर इन्होंने जो है उस धरने को खत्म कर दिया और धरने को खत्म करने के बाद अब इनको जो है जो इनके जो बोर्ड का प्रबंधन है उसके साथ इनकी बैठकें शुरू हुई हैं। आज अगर हम बात करें तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के मसलों पर सुनवाई की तारीख तय हो गई है, सर्विस कमेटी की बैठक से जुड़ी है। 8 अगस्त को सर्विस कमेटी की बैठक होगी। इसमें लगभग जूनियर शब्द जो हटाने को लेकर जो एक इनकी मांग है उस पर सहमति बन गई है, इसलिए जूनियर शब्द इसमें हटा दिया जाएगा। लेकिन गैर आईटीआई डिप्लोमा धारक जो कर्मचारी हैं उनकी प्रमोशन पर जो अभी भी सहमति नहीं बन रही है और इसीलिए उसको लेकर इंतजार है कि उसमें क्या होता है। और बिजली बोर्ड में क्योंकि इन्होंने जो वापस लिया था अपना धरना प्रदर्शन, उसके बाद सबकी नजर है कि इसमें आगे क्या होगा और किस तरह से आगे मामला बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। बीएड की काउंसलिंग 8 अगस्त से शुरू हो रही है। एचपीयू मंडी और धर्मशाला में 7550 सीटों के लिए शेड्यूल जारी होगा। 18 अगस्त को मेरिट लिस्ट लगेगी, ये सूचना के तौर पे था। 18 अधिकारी जो आईएएस हैं वो रिटायर होने वाले हैं अगले साल, इस साल में। उनकी लिस्ट हमने आपको 6 बजे वाले बुलेटिन में बता दी थी। और नूरपुर को पुलिस जिला बनाने को लेकर भी आज नोटिफिकेशन हो गई है, जो कैबिनेट ने जिसको लेकर पहले जो है वो ओके कर दिया था। जहां तक बात एक बीच में है वो है महिला भत्ते को लेकर, वो बात हम आगे करेंगे जब ये मुख्य मामला डिस्कस करेंगे। और कमीशन पास एलटी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अब पत्र लिखा है निदेशक, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि अभी भी जो 100 से ज्यादा पद खाली हैं और उनके अगेंस्ट एलटी की नियुक्ति हो सकती है। और कई जो महीने जो कमीशन पास करने के बाद भी इनको नौकरी नहीं मिल
रही है, इसलिए इन्होंने ये डिमांड की है। इसके बाद बात करते हैं ओपीएस कमेटी में 2 अफसर कैसे आए। सबसे पहले तो ये कि ओल्ड पेंशन को लेकर जो चीफ सेक्रेटरी ने आज कमेटी नोटिफाई की है, इसकी जानकारी हमने आपको कल दी थी और आज उसी तरह से ये कमेटी नोटिफाई होकर आ गई है। उसमें 2 जो अफसर हैं वो भी शामिल किए गए हैं, जबकि जो कर्मचारी प्रतिनिधि हैं वो तो हमने आपको कल बता दिया था, जिसमें घनश्याम शर्मा है, एनजीओ से उसमें अश्विनी ठाकुर और राजेश शर्मा है, और एनपीएस संघ से उसमें प्रदीप ठाकुर और भरत शर्मा है। ये हो गए 5 लोग और 2 अफसर शामिल किए गए हैं। दोनों एनपीएस स्कीम में हैं। अभी एक हैं डीसी मंडी अरिंदम चौधरी और दूसरे हैं निशांत ठाकुर जो एचएएस अधिकारी हैं। लेकिन अभी हम इन दोनों को अब सवाल यह है कि ये 2 ही अफसर क्यों सिलेक्ट हुए इस कमेटी में शामिल करने के लिए। इसके लिए अगर आपको जानकारी दें तो ये अपने आप में एक अलग कहानी है। दरअसल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अरिंदम चौधरी एनपीएस पर हिमाचल में सर्विस ज्वाइन करने के बाद ऑब्जेक्शन करने वाले पहले आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने एक गलती पकड़ी थी। गलती ये थी कि भारत सरकार अपने जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अपना एनपीएस के तहत अपना फंड मैनेजर चुनने का अधिकार दे चुकी थी, जबकि हिमाचल सरकार नहीं दे रही थी। अरिंदम चौधरी ने लिखित में इसका ऑब्जेक्शन किया, लिखित में मामला फाइनेंस के साथ उठाया और सरकार को 2019 में फंड मैनेजर चुनने का अधिकार फिर कर्मचारियों और अधिकारियों को देना पड़ा। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और जब ये सारा मामला हो रहा था तो प्रबोध सक्सेना जो प्रेजेंटली वित्त विभाग देख रहे हैं उनके ध्यान में ये मामला था और इसीलिए उन्होंने इनको रिकमेंड किया। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ब्रांच से एनपीएस की कमेटी में जो आईएएस अधिकारी महिला अफसर हैं निवेदिता नेगी, उनको शामिल करने का रिकमेंडेशन किया गया था, लेकिन उनकी जगह अरिंदम चौधरी को प्रबोध सक्सेना ने ऐड किया। दूसरी बात करते हैं निशांत ठाकुर की। निशांत ठाकुर एचएएस अधिकारी हैं और अगर मैं सही हूं तो 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं। पहले शिमला में तैनात थे, अब इनको डीटीडीओ चंबा लगाया गया है, एडीएम भरमौर का चार्ज साथ में दिया गया है। लेकिन इनका जो अपनी एक फील्ड है और फील्ड है वो है शेयर मार्केट की। निशांत ठाकुर शेयर मार्केट में अच्छा नॉलेज रखते हैं, शेयर मार्केट में अपना पैसा भी लगाते हैं और वहां से जो अर्निंग होती है उसको पर्सनल डिपार्टमेंट को बताते भी हैं, क्योंकि सभी अफसरों को अपनी इनकम जो है वो जो एक तरह से घोषित करनी पड़ती है और पर्सनल डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है। और इसीलिए जब क्योंकि कार्मिक विभाग अभी फाइनेंस सेक्रेटरी के पास है और कार्मिक विभाग में ये अपनी डिटेल देते हैं जो ये शेयर मार्केट से अर्न करते हैं या शेयर मार्केट का इनका एक्सपीरियंस है, और फिर वो जानकारी प्रबोध सक्सेना के पास थी, इसलिए उनको भी शामिल किया गया। ये 2 लोग एनपीएस के फेवर में शामिल किए गए हैं। हालांकि मान लीजिए कल को ओल्ड पेंशन सरकार दे भी देती है तो उसका फायदा अरिंदम चौधरी को नहीं होगा, क्योंकि आईएएस जो है वो भारत सरकार के साथ गवर्न होते हैं और भारत सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन को बहाल नहीं कर रही है। उसके बावजूद इनका कंट्रीब्यूशन अब एक अहम होगा और 8 अगस्त को ये बैठक रखी है चीफ सेक्रेटरी ने और उसमें इनको भी बुलाया गया है। ये भी बैठक में आएंगे और ये बैठक रोचक रहने वाली है, क्योंकि जो इनके पास अरिंदम चौधरी ने अपने आप में एनपीएस के स्कीम को लेकर स्टडी की हुई है और जितना वो इससे पहले डाटा शेयर कर चुके हैं वो इससे पहले किसी ने नहीं दिया, ना एनपीएस एसोसिएशन ने ना किसी दूसरी कर्मचारी संगठन ने। तो इसीलिए ये इनका कंट्रीब्यूशन अपने आप में कोई नया रहने वाला है और इस बैठक का इंतजार फिर सबको होगा। वित्तीय मसलों पर आज चीफ सेक्रेटरी ने बैठक ली है फाइनेंस के अफसरों के साथ और ये सुबह ही बैठक थी, रादर 10:30 बजे शुरू हो गई थी। और क्योंकि जो प्रबोध सक्सेना अभी दिल्ली में है, जो क्योंकि वो दिल्ली में बात करने गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, दरअसल प्रबोध सक्सेना एक साथ 1 गो में लोन की परमिशन चाहते हैं, क्योंकि अगर एरियर सरकार ने देना है और खासकर चुनाव से पहले देना है तो कोई स्पेशल इंतजाम करना होगा, क्योंकि एक साथ 10,000 करोड़ का इंतजाम नहीं हो पाएगा और अगर आधा भी देना हो तब भी दिक्कत है इस क्वार्टर में। इसीलिए हो सकता है फाइनेंशियल अरेंजमेंट को लेकर प्रबोध सक्सेना बात करने गए हों और पिछले साल जो राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ की लोन लिमिट सरेंडर की थी उस लिमिट को लेकर भी दोबारा से उसको रिवोक करने को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि वो नहीं है। 6 तारीख को उन्होंने ऑफिस में आना है, उससे पहले आज चीफ सेक्रेटरी ने फाइनेंस के अफसरों के साथ बैठक की। वजह यह थी कि कल कैबिनेट ने कहा था मुख्य सचिव को कि फाइनेंशियल मैटर्स में जो अभी होने हैं, मान लीजिए ओल्ड पेंशन तो अभी डिस्कशन पे है, लेकिन जो राइडर और पे रिवीजन का मामला है वो तो अगली कैबिनेट में लाने के लिए कहा गया है
और उसको लेकर कितनी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, कब इसकी नोटिफिकेशन होगी, वो जो आज जो बैठक है हो सकता है उसमें डिस्कस हुआ हो, और उसके बाद इसका भी अब रिजल्ट आगे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जेबीटी एनटीटी को लेकर तो रिजल्ट एकदम आ गया है कैबिनेट के अगले दिन ही। अगली बात करेंगे कि सीएम दिल्ली क्यों जा रहे हैं। कल बिलासपुर जा रहे हैं, झंडूता और घुमारवीं में 75 साल के जो सेलिब्रेशन के कार्यक्रम है, आज शिमला वाला हो गया। चंबा में 2 मुख्यमंत्री करके आ गए थे, तो चंबा के 2 हो गए, शिमला का 3 हो गया, 2 कल हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 68 चुनाव क्षेत्रों में करने हैं अगस्त के महीने में, और कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसके लिए आएंगे। उसके बाद 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, नीति आयोग की बैठक है उसमें बुलाया गया है, तो उसके बाद ही आ पाएंगे। फिर 9 तारीख से अगली एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और 10 से विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो व्यस्तता है वो आगे रहने वाली है। जहां तक बात अगली है जो आपके साथ करनी है, वो बात है अब जो बची हुई है मामले, वो है भाजपा में क्या बड़ा होने वाला है। ये हम संकेतों के हिसाब से आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ बीजेपी में कि संघ के साथ जो कोऑर्डिनेशन की बैठक है, समन्वय की बैठक है, वो 2 हफ्ते के अंदर 2 बार हो जाए। कुछ रोज पहले हुई थी और उसके बाद आज फिर से हो गई। आज फिर से मुख्यमंत्री कसुम्पटी में जो सरस्वती विद्या मंदिर है विकासनगर में, वहां गए हुए थे, और वहां आरएसएस के पदाधिकारी भी आए हुए थे, इनके जो अग्रणी संगठन है उनके लोग भी थे, और ये पौना घंटा के आसपास चर्चा इस पे हुई। और इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री करीब 7 घंटे रहे थे। तो ये एक तो समन्वय बैठक संघ के साथ दोबारा हुई है। दूसरी जो मामला है वो है कोर ग्रुप का। कोर ग्रुप 28 तारीख को पहले हुआ, और उसके बाद अब कोर ग्रुप की बैठक आप देखिए कि 9 तारीख को दोबारा रखी गई है, पार्टी ऑफिस में होगी इस बार। पिछली बार पीटरहॉफ में हुई थी, और 2 बजे का टाइमिंग रखी गई है 9 तारीख को बीजेपी के कोर ग्रुप की। पिछली बार कोर ग्रुप ने सीट वाइज एनालिसिस किया था, किस सीट पे कौन होगा और क्या उसमें पॉसिबिलिटी है, और कौन कौन लोग और हैं जिनके नाम पे विचार किया जा सकता है, और विनेबिलिटी का फॉर्मेट क्या है। लेकिन इसके बावजूद दोबारा अगर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, और उसमें भी जितने भी मेंबर हैं इनवाइटेड फिर से हैं, चाहे वो प्रभारी हैं, तीनों महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं, प्रेम कुमार धूमल हैं, और जो मंत्रियों से राजीव सहजल हैं, पूर्व अध्यक्षों से राजीव बिंदल और सतपाल सत्ती हैं। इस बैठक में पिछली बार भी काफी डिस्कशन और डिसीजन हुए थे, और दोबारा अगर बैठक हो रही है इसका मतलब कुछ चल रहा है। बदलाव अब सरकार में होंगे, संगठन में होंगे, ये कहना मुश्किल है। आगे जैसे जैसे इस बैठक की डेट नजदीक आएगी या बैठक के बाद जो फैसले होंगे उन पे पता लगेगा। लेकिन जो सिचुएशन है वो काफी ऐसी है कि चर्चा ऐसी है बीजेपी के अंदर कि कुछ नए डिसीजन सामने आ सकते हैं, और इन फैसलों का इंतजार सबको है, क्योंकि अगर बार बार ये बैठकें हो रही हैं तो इसकी वजह कुछ होने वाली होगी। अब बात करते हैं तिरंगे की सप्लाई की और फटे हुए तिरंगे आने की। आपको याद है भारत सरकार ने हर घर तिरंगा एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा फहराया जाना है। हिमाचल में 17.5 लाख घरों में, सरकारी बिल्डिंगों में ये तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा जो है वो 2x3 फुट का होगा, और ये पॉलिएस्टर का होगा। भारत सरकार ही प्रोवाइड करा रही थी, जो बात कही गई थी। पहले कहा गया कि 3 साइज के तिरंगे मिलेंगे, उसमें 9 रुपए, 18 रुपए और 25 रुपए रेट होगा। जो लोग ऑप्ट करेंगे उनको उतने पैसे लेंगे, उनको वो तिरंगा दे दिया जाएगा। बाद में ये कहा गया भारत सरकार से कि 3 तरह के नहीं आ रहे हैं, एक ही साइज का आएगा, स्टैंडर्ड साइज का, और 25 रुपए वाला आएगा। 2x3 का उसका साइज होगा, और ये पॉलिएस्टर का होगा। लेकिन जिन जिलों में सप्लाई आई, अब हमने मांगे थे 17.5 लाख, 10 लाख सप्लाई अभी तिरंगों की आ चुकी है जिलों में। और मैक्सिमम जिलों से जब इसको खोला गया, क्योंकि 2,500 हजार के पैकेट बनाए गए थे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फर्म है, वो ये सप्लाई कर रही है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑथराइज किया हुआ है। लेकिन जब तिरंगा यहां आया तो उसकी क्वालिटी काफी पुअर थी, पॉलिएस्टर की क्वालिटी खराब थी, और उसके साथ साथ कई जगह तिरंगे फटे हुए थे, कईयों पे दाग लगे हुए थे, कई जगह केसरिया रंग की जगह रेड कलर यूज किया हुआ था, और कई जगह जो है वो उसको लेकर जो व्यवस्था, जो साइज था वो ऐसा था कि डायमेंशन प्रॉपर नहीं थी, और कई जगह जो अशोक स्तंभ था वो सेंटर में नहीं था। तो अब इसके भाषा विभाग, जो नोडल विभाग है, उसने इसका ऑब्जेक्शन किया है, और ऑब्जेक्शन के बाद ये मामला चीफ सेक्रेटरी से उठाया गया है। 6 तरह की कमियां उसमें बताई गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने आज हमें बताया कि ये मामला
मामला ध्यान में आया था, उसके बाद भारत सरकार से ये उठाया गया। भारत सरकार ने ये कह दिया है कि इनको रिप्लेस कर देंगे और सभी जिलों को कहा गया है कि जो भी फॉल्टी हैं, तिरंगे जो ठीक नहीं हैं, जो खराब क्वालिटी के हैं, उनको आवंटित ना किया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि अब जो 17.5 लाख हैं वो एक एक करके देखने होंगे, इसमें दिक्कत है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अब क्वालिटी चेक के बाद ही आएंगे दिल्ली से, इसलिए जितने आए हैं वो वापस लौटाने पड़ेंगे। लेकिन ये हैरानी भरा है कि तिरंग, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो अभी जो आए वो फटे हुए हैं, प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वालिटी पुअर होगी तो जब उसको डंडे पे चढ़ाएंगे और पिरोने के काम करेंगे फहराने के लिए, अगर उस टाइम फट गया तो फिर ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी ट्राई कलर के लिए, और वो सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे राज्य सरकार बचना चाह रही है। इसलिए मामला भारत सरकार से उठाया गया है। अब अगली बात करेंगे और वो अगली बात है कर्मचारियों के मामलों पे, और उसके बाद जेबीटी और एनटीटी पे आएंगे। कर्मचारियों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने एक सवाल उठाया, और जितने भी आज कार्यक्रम थे उसमें से एक एचपीटीडीसी का था, और वो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना काम कर्मचारियों के लिए किया गया है इस सरकार में, जितना काम कर्मचारियों के लिए किया गया है इसमें, उसके बावजूद कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में संतोष का भाव नहीं है। ये एक बात कही गई है, और ये बात कही गई है आज इस कार्यक्रम में जो एचपीटीडीसी का पीटर हॉक में था। अब संतोष का भाव का मतलब यह है कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन सरकारी एम्प्लॉइज में नहीं है। इससे पहले जितनी बार भी अब ज्ञापन देने लोग आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने का रिस्क जब होता है और नजदीक जब होता है तो सबको लगता है कि वो अपनी अपनी बात रखें, और हो सकता है उनकी बात को सुन लिया जाए। लेकिन जब ये बात कही जाती है और बार बार लोग आते हैं, तो वहां भी ये बात एक बार हुई थी कि जो क्यों ऐसा है कि जो कर्मचारी जो हैं वो शांत नहीं हो रहे या उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही, ये पहले भी कहा था। लेकिन वो कहा गया था कुछ लोगों को जो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर आए थे। आज जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो कहा है पब्लिक फंक्शन में, और ये ओपन कार्यक्रम में कहा गया है कि कर्मचारियों में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, और इसको चीजों को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना काम करने की कोशिश की गई है वो अपने आप में काफी जो कोशिशें हैं वो राज्य सरकार की तरफ से हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री ने आज कहा है। अब आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आप देखिए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे व्यूअर कर्मचारी हैं, और कर्मचारियों से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको साझा करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए हमने आपके साथ ये साझा की। अब आपका इसमें एक्सपीरियंस क्या है, आप या इसको किस तरह से मानते हैं, वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन आज ये बात जो कही गई, उससे पहले ओल्ड पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था, और ओल्ड पेंशन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन को लेकर राज्य सरकार कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है सभी विकल्पों पे, इसीलिए हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है, वो बात समझ भी आती है। लेकिन कमेटी बनाने के बावजूद जो महत्वपूर्ण मसला इसमें है वो ये कहा उन्होंने कि जिन लोगों ने दे दी अभी, वहां पता करिए कि वहां क्या मिल गई, यानी कि राजस्थान की बात उन्होंने की। और फिर से ये रिपीट किया कि जब वो नॉर्थ जोन काउंसिल में गए थे तो उस बैठक में जो बात हुई थी, तो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमने फैसला तो ले लिया लेकिन आपकी मदद के बिना दे नहीं पाएंगे। हिमाचल सरकार भी ऐसा नहीं करना चाहती कि अपने लेवल पे डिसीजन ले लिया और बाद में दिक्कत हो, इसीलिए इस मसले को भारत सरकार से साथ टाई अप करके उठाया जा रहा है। तो ये बात हो गई ओल्ड पेंशन को लेकर। दूसरी बात इन्होंने की कि जो कांग्रेस के लीडर आज इसको बहाल करने की बात कर रहे हैं, उनको पहले ये जवाब देना चाहिए कि उनके ही मुख्यमंत्री और उनके ही नेता जिनके नाम पे वो आज भी वोट मांगते हैं, उन्होंने ये एमओयू साइन किया था और उन्हीं के फैसले को अब वो गलत ठहरा रहे हैं। ये दूसरी पॉलिटिकल बात हो गई। तीसरी बात जो थी इसमें, जब महिलाओं को 1500 रुपए भत्ता देने की बात कही गई, जो कल नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था, और कल जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था उस पे जो आज अलका लांबा कांग्रेस की नेत्री आई थी, उन्होंने मोहर लगा दी ये बोल के कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है तो कांग्रेस इसको एंडोर्स करती है और अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसको लाएगी। ये बात हो गई कांग्रेस की। लेकिन आज जब यही सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि चुनाव के मौसम में कई ऐसे वादे होते हैं, कई ऐसी घोषणाएं होती हैं, लेकिन आजकल वो फाइनेंस को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि जितने डिमांड आ रही हैं उसके बाद सारी चीजें हो रही हैं।
और आज की स्थिति में किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि हर महिला को 1500 रुपए हर महीने दे सके। तो ये ऐसे बातें चुनाव में होती रहती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। पंजाब में भी कांग्रेस ने ये वादा किया था, लेकिन वहां क्या हशर हुआ है सबको पता है। तो ये रिप्लाई जो है वो दिया गया उस मामले पर जो महिलाओं को लेकर वादा किया गया था। अब ये चीजें हो गई, दोनों फाइनेंस को लेकर जो बैठक थी वो मैंने आपको बता दी, जो सीएस ने ली थी। अब बात करते हैं उस बात की जो आगे अब जेबीटी को लेकर हुआ है और इसके साथ जो एनटीटी को लेकर होने वाला है। इन दोनों चीजों को लेकर एक साथ आपको बताएंगे। जेबीटी में बड़े सारे लोगों को इंतजार था कि हाई कोर्ट ने क्योंकि रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन सरकार की, और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट में इसको लेकर डिस्कशन जरूरी था, क्योंकि पिछली बार जब एप्लीकेशन मूव की गई और एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई तो उसमें कैबिनेट की सहमति थी, यानी कि कैबिनेट से उसकी परमिशन गई थी। पिछले रोज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में रुकी हुई भर्तियों पर डिस्कशन हुआ, ये मैंने आपको कल 9 बजे बताया था। और उस डिस्कशन के बाद जो निकला है वो आज एक तो फाइल मिल गई है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो फाइल है जो उनको अभी मिली है, उस फाइल में जो व्यवस्था है वो ये है कि वो उसको लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है वो परमिशन दे दी गई है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को इसके बारे में अनुमति भेज दें। लेकिन अनुमति ये दी गई है उसमें कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग रिजल्ट घोषित कर सकता है और मेरिट में आने वाले उन बीएड डिग्री धारकों को जिनके पास जेबीटी का टेट है उनको भी उस रिजल्ट में शामिल कर सकता है। ये क्लियरेंस हालांकि जाएगी कल, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि हम कल इनको हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेज रहे हैं। इससे पहले बीएड डिग्री धारक जिनके पास बीएड का टेट था उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, 3000 प्लस ये लोग थे। लेकिन जिन बीएड धारकों के पास जेबीटी का टेट था उनको लेकर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से अनुमति मांगी थी। ये अनुमति फिर क्योंकि डिस्कशन के बाद शिक्षा मंत्री के स्तर से वापस आ गई, ओके होके और कंसेंट के साथ वापस आ गई है। अब ये एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेज रहा है, ये कहते हुए कि 1 हफ्ते के अंदर आप रिजल्ट घोषित करें, क्योंकि मैक्सिमम वर्कआउट वो कर चुके हैं और इसीलिए जेबीटी का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आ सकता है, क्योंकि क्लियरेंसेस दे दी गई है। जो बीएड वाले हैं, जेबीटी वाले हैं, वो तो उसमें रहेंगे ही, लेकिन बीएड वाले सिर्फ उनको शामिल करेंगे जिनके पास जेबीटी का टेट होगा और उनको मेरिट में शामिल करेंगे, वो रिजल्ट में आएंगे और साथ में उनको अपॉइंटमेंट भी देंगे। इससे पहले सरकार ने जो एप्लीकेशन दायर की थी उसमें यह कहा था कि हम बीएड वालों को भी ले लेते हैं जिनके पास जेबीटी का टेट है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ बोथ केसेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब वो फाइनल आउटकम पे तो डिपेंड करेंगे। हालांकि बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए तो उनको यहां से नौकरी से हटाना पड़ेगा, और अगर बच गए तो फिर वो नौकरी में कंटिन्यू करेंगे। फिर राज्य सरकार को अपना आरएनपी रूल बदलने पड़ेंगे जेबीटी के, और उसमें एनसीटी का जो 2018 की व्यवस्था है उसको शामिल करना पड़ेगा। तो ये हो गई जेबीटी की बात, हालांकि क्लियरेंसेस कल जाएगी। दूसरी बात करते हैं एनटीटी की। एनटीटी को लेकर कैबिनेट में डिस्कशन करने के बाद एक जो महत्वपूर्ण अपडेट हुई है वो अपडेट ये हुई है कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने कल इसके बारे में बैठक बुलाई है। एनटीटी प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर कल एक बैठक सेक्रेटरी एजुकेशन ने बुला ली है, क्योंकि कैबिनेट का जो मैटर है वो कन्वे कर दिया गया था इनको, कैबिनेट ने जो चाहा था, और वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू कन्वे हुआ। उसके बाद ये बैठक हुई। हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से ईमेल के जरिए ये प्रपोजल लगभग 1 हफ्ता पहले भेज दिया गया था सेक्रेटरी एजुकेशन को, और उसके बाद अब ये बैठक तय हुई है। इस बैठक के बाद अब पता लगेगा कि आगे चीजें किस तरफ को जाएंगी और फिर किस तरफ को इसके बारे में डिस्कशन होगा। जहां तक बात एरियर, डीए और पे रिवीजन रूल्स की है, जो कर्मचारियों के पेंडिंग मामले हैं, उनको लेकर हम आपको 10 की जो कैबिनेट है उससे पहले बात करेंगे। 10 की कैबिनेट का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि वो विधानसभा सेशन का फर्स्ट डे होगा। इसका कारण कैबिनेट की प्रेस रिलीज और ब्रीफिंग नहीं होती, लेकिन उसमें भी ये जा पाएगा या नहीं वो इसलिए थोड़ा सा डाइसी अभी मैटर है, क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस 6 तारीख को आएंगे वापस प्रबोध सक्सेना, और एरियर और डीए को लेकर अभी राज्य सरकार को और लोन लेना है। अगर फाइनेंशियल अरेंजमेंट में हो सकता है भारत सरकार के साथ कोई और व्यवस्था बन जाए तो फिर बिना लोन के भी बात बन सकती है, लेकिन अभी उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही पे रिवीजन रूल्स पे बात होगी, क्योंकि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 6 या 7 तारीख को बैठक करनी है अपने लोगों
के साथ सेक्रेटरी फाइनेंस से, और उसमें फिर पे रिवीजन और जेओआईटी का मैटर डिस्कस होगा, यही आगे चलेगा। और उसके बाद जो अगला मैटर है फिर वो है एरियर और डीए का। हालांकि वो कैबिनेट में अगर डिस्कस भी होगा तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये सीएम की अनाउंसमेंट का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार इसमें रहता है। और कितना परसेंट देना है, कब अनाउंस करना है, ये सीएम का अधिकार है। मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को होगा, लेकिन कितना होगा और फाइल तभी चलेगी जब सेक्रेटरी फाइनेंस जो प्रबोध सक्सेना है वो दिल्ली से वापस आएंगे और फिर यहां बैठक करके आगे बात करेंगे। ये आज के कुछ प्रमुख मसले थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया।